हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया में आप सबका स्वागत है। अभिपीडिया के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज से रिलेटेड हमारे स्पेशल कोर्स की। हमारे स्पेशल कोर्स में ये हमारा 7वां लेक्चर है। इन दिस 7th लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन पे पॉइंटर सेट कर देता हूँ। हाँ जी, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की बात करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। और दूसरा हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच के बारे में। सो बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज के इस सेशन को पूरे अच्छे से, पूरी डिटेल्स के साथ, जिस तरीके के सवाल आते हैं वो डिस्कस करते हुए आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आज का सेशन थोड़े दिनों के बाद आया है। रीजन भी, ये सबको पता है कि पूरा का पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में, इनफैक्ट मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन बोल दिया है आज। एंड मेरा ये सेशन जब तक अपलोड होगा उसको शायद एक आधा दिन हो जाएगा। मेरे यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट के इश्यूज आ गए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गए, उसकी वजह से भी थोड़ी देरी हो गई है। कुछ मेरी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से आई कुड नॉट अपलोड माय लेक्चर्स वेरी सून। आप लोगों ने इंतजार किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स इसी एक हफ्ते के अंदर आपको अपलोड करके प्रोवाइड कर दी जाएं, ताकि आप लोगों का ये कोर्स थोड़ा सा कंप्लीशन की तरफ पे भी आए। आपको पता चले कि दैट दिस कोर्स ये कहाँ, किस हद तक, किस डिटेल में हमने कवर करना है। नाउ आज के इस लेक्चर में हमने जिसकी बात करनी है दैट इज अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जैसा अभी पीडिया का आपसे वादा था, हमने बोला था कि हम पूरी डिटेल में एक एक अप्रोच को टैकल करने वाले हैं, उसी तरीके से हम कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर नहीं देखे, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप पीछे के लेक्चर्स भी देखते हुए आइए। एंड दूसरी चीज, बहुत बच्चे मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ इसकी अपलोड नहीं होती। देखिए, पीडीएफ जो है, जहां पे आपको लेक्चर की वीडियो दिख रही है, उसके यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है आई एम एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। आई एम एन एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो लिंक है एक, वो लिंक जो है एक न्यू टैब में जाके खुलता है। दैट न्यू टैब उसमें जाके खुलता है, उसमें पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। हर एक सेशन के साथ ही, हर एक क्लास के साथ ही हमारी पूरी कोशिश होती है कि पीडीएफ आपको साथ के साथ अवेलेबल हो जाए। इनफैक्ट मैं जो पीडीएफ अपलोड करता हूं दैट इज समवॉट मोर इलैबोरेट, थोड़ा सा इलैबोरेट फॉर्म में होता है। वो मेरे अपने नोट्स हैं, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, जो मैं अपलोड करके आपको प्रोवाइड करता हूं इन द पीडीएफ फॉर्मेट। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर इस वीडियो के साथ भी, अगर इस लेक्चर के साथ भी आपको लगता है कि पीडीएफ नहीं मिली, तो एक बार जहां पे ये लेक्चर अपलोड हो रहा है उससे ऊपर जहां पे है एक लिंक दिख जाएगा आपको, आई एम एन एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐसा ब्रैकेट में लिखा रहेगा। उसमें कोशिश कीजिएगा कि वहां से आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अगर फिर भी कोई इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हम उस इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हमने फोकस करना है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। ये एक अलग अप्रोच है, जनरली ये बुक्स में कम मिलती है। मेरी भी क्योंकि मैं आई बीन टीचिंग फॉर अबाउट 10 years, मैं 10 सालों के आसपास से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच रहती है। उसी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच का यहाँ पे भी फरमान आता है, यहाँ पे भी उसका मेंशन आता है। तो इसी वजह से हम उसको भी डिटेल में टैकल करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले, जो चीज हमने आपको पहले भी बोली थी। डू मेक श्योर कि आप बाकी के सारे सेशंस को भी देखते रहें। जो आपके लाइव सेशंस चल रहे हैं उन्हें भी फॉलो करते रहिए। जो आपके सेबी के सेशंस चल रहे हैं, अगर आप सेबी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसे भी फॉलो करते रहिए। एवरी इनिशिएटिव दैट अभिपीडिया हैज ब्रॉट टू यू, जो भी एवरी इनिशिएटिव दैट अभिपीडिया ने, पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, हम जो भी इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ला रहे हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेक श्योर आप सभी इनिशिएटिव्स को ध्यान से फॉलो करते रहें। एंड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर सेशन। सबसे पहली चीज जो इसके ऊपर सवाल आ सकता है, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच से रिलेटेड, वो ये है कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच किसने प्रपोज की। दैट इज जी मार्गरिसन या जी मार्जरिसन।
ही वॉज एन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट, एक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट थे जी मार्जरिसन। नाउ इन्होंने इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच का गठन किया था, ये स्कूल ऑफ थॉट इन्होंने बनाया। ही होल्ड, उनका एक व्यू पॉइंट था दैट द कोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं आई आर शॉर्ट में लिखता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। कोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोर है, उसका नुक्ता है, जो निष्कर्ष है, या कह लीजिए कि उसका बेस है, इज द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ। तो ये स्कूल ऑफ थॉट बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ ध्यान दे, वहां ध्यान दे कि कॉन्फ्लिक्ट या जो विवाद है या फसाद है, उसको रिजॉल्व, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है कहता है कि आप ये देखिए पहले तो कि कॉन्फ्लिक्ट आया तो आया कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका नेचर क्या है, और ये डेवलप कैसे हुआ, ओरिजिन, नेचर और डेवलपमेंट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आने से पहले, कॉन्फ्लिक्ट आने से पहले की स्थिति के ऊपर ज्यादा जोर देता है। तो इस चीज के ऊपर हमने ध्यान देना है। दैट इज व्हाट एक एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है। तो आपने ध्यान देना है कि जी मार्जरिसन ने जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बनाया, वो एक पूरा एक थियोरी बनाई। उस थियोरी के अंदर एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट से पहले क्या हुआ उसके ऊपर जोर है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है उसके ऊपर जोर नहीं है। ही आर्ग्यूड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। कहता कि जितनी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, एवरीथिंग, हर कोई चीज शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस करना चाहिए उसे। तो इसी चीज को हम आज ध्यान से पढ़ने वाले हैं। पूरी कोशिश होगी हमारी, आपको अगर वॉइस से रिलेटेड, वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके के सेटअप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस इशू को रिजॉल्व करें। देखिए नया सेटअप है, नया दौर है, नया समय है, एंड इस पूरे नए दौर में एक नया सेटअप भी हमने लगाया है। हर कोई अपने अपने घर से आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लाइव सेशंस भी देख रहे हैं, अगर आप ये हमारे स्पेशल कोर्सेज भी अवेल कर रहे हैं, एवरीवेयर हम आपको घर से जो है क्वालिटी कंटेंट अभिपीडिया आपके घरों तक, आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आपके फोन स्क्रीन तक पहुंचा रहा है। तो आप इस इनिशिएटिव को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आज इस सेटअप से थोड़ा आजकल कह लेते हैं कि थोड़े टाइम तक काम चलाना पड़ेगा, जब तक हमारा बस नहीं चल रहा, जब तक लॉकडाउन है। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है देश के प्रति, तो उस वजह से थोड़ा इश्यूज हैं। चलिए, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल रह सकता है, वो ये है कि जी मार्जरिसन ही क्रिटिसाइज्ड द प्रिवेलेंट अप्रोच। जो प्रिवेलेंट अप्रोच थी वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की थी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे थी। वो उनसे जो उस टाइम के थिंकर्स थे वो कहते थे, चाहे आप यूनिटरी अप्रोच की बात करो, चाहे प्लूरलिस्ट की बात करो, मार्क्सिस्ट की बात नहीं करेंगे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो अगेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात तो करती है, लेकिन वो एक क्लास अपार्ट है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्कोप है, बहुत बड़ा एक एरिया है। हम उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उसकी बात पिछले लेक्चर्स में भी कर ली है। लेकिन अदरवाइज जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हुए, उनमें से इस एक स्कूल ऑफ थॉट को छोड़ के अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस है। इंस्टेड मतलब सुधार किस तरीके से किया जाए, एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व, एक मुद्दे को, एक विषय को रिजॉल्व, उसको सुधारा कैसे जाए, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है, बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट आया तो आया कैसे, वो विवाद, वो फसाद, वो आया, वो बना तो बना कैसे। ठीक है जी। इसी वजह से ये जी मार्जरिसन ने, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो प्रिविलेंट, जो आज के दौर में ये जो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, ये लोग दे आर मोर कंसर्न्ड विद द स्टडिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट रादर देन इट्स जनरेशन। उसकी जनरेशन कैसे है, उसका नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रादर देन ऑन देयर कॉसेस। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर ज्यादा जोर है कि अगर एक डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या परिणाम आ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी में भी लिखने की, अगर मेरी राइटिंग समझ ना आए तो आई एम सॉरी, मैं काफी समय बाद हिंदी लिखने की कोशिश कर रहा हूं।
जनरली इंग्लिश लिखी जाती है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्प्यूट का परिणाम क्या है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन डिस्प्यूट का कारण क्या है वो कारण पे जोर नहीं दिया जा रहा है, उसके कॉजेज के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से एक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट भी इन्होंने गठित किया, इन्होंने बनाया। नाउ इस पूरे स्कूल ऑफ थॉट में दो मेजर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस माने जाते हैं। दो लेवल पे कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। एक इंट्रा प्लांट लेवल, मतलब फैक्ट्री के फैक्ट्री के अंदरूनी मामले, इंटरनल मैटर्स, अंदरूनी मामले, तो वो इंट्रा प्लांट हो गए। इंटर प्लांट नहीं है, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच की बात नहीं है, ये इंट्रा प्लांट। दूसरा है आपका आउटसाइड द फर्म लेवल, जहां पे एक फैक्ट्री से बाहर, आउटसाइड, या कह लीजिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। ये दो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, दो तरीके से इंडस्ट्री के अंदर संबंध बनाए जाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, इस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से यही चीज देखिए, यहां पे ये जो दो चीजें यहां मैंने लिस्ट की हैं, एमसीक्यू में यही सवाल आएगा। एमसीक्यू में अगर सवाल आता है तो एक तो जो मैंने पहली स्लाइड में बताया, अब ये दूसरी स्लाइड में बता रहा हूं। हर एक स्लाइड में आपको बताता रहूंगा कि सवाल किस तरीके का बनता रहेगा। ठीक है जी, उसी तरीके से आपने तैयारी भी रखनी है। सो मेक श्योर। हाँ, एक और चीज, आपको पीडीएफ मिल रही है, आपको लेक्चर वीडियोस भी मिल रही हैं, लेकिन एक चीज है जो आपको खुद करनी होगी, वो है नोट्स। आपको नोट्स खुद ब खुद बनाने होंगे। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, देखिए हम आपने एक कोर्स लिया है, दैट इज वेरी गुड, आपको हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक मेहनत है जो आपको हमारे साथ करनी है, वो है खुद के नोट्स बनाने। जैसे जैसी चीजें मैं आपको एमसीक्यू से रिलेटेड बताता जा रहा हूं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस और भी लेके आऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि एक फुल फ्लेज आपको टेस्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएं जल्दी से जल्दी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको क्या कोशिश करनी है, ऐसे ही जैसे मैं पॉइंट फॉर्म में आपको एमसीक्यू रिलेटेड फैक्ट्स बता रहा हूं, आपने एक जगह पे नोट कर लेने, ताकि जब एग्जाम आएगा, वो 4 अक्टूबर को मिशन 421, जो अतुल सर का हमारा जो सपना है, जब वो सपना साकार करने का समय आएगा, मिशन 421 की बारी आएगी, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ वो छोटे से नोट्स फॉलो करने हो, ताकि आपकी रिवीजन ऐसे झट से हो जाए। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस के दो कंसेप्चुअल लेवल्स जहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। पहला लेवल है इंट्रा प्लांट लेवल, जहां पे सिचुएशनल फैक्टर्स, जैसे जॉब का कंटेंट क्या होगा, क्या काम दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी किस तरीके की यूज होगी, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होगी तो किस हद तक होगी, किस तरीके से होगी, क्या लहजा रहेगा, एंड इंटरैक्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अगर इंट्रा प्लांट लेवल की बात की जाए, तो तीन तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव, स्ट्रक्चरल और ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा लेमैन्स टर्म में समझते हैं, एंड ताकि हमें याद रहना आसान हो जाए। आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा तो सवाल इसी तरीके से पूछा जाएगा दैट जो डिस्ट्रीब्यूटिव, स्ट्रक्चरल और ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट है, ये कौन से अप्रोच के मॉडल्स हैं ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, किस अप्रोच के तहत आते हैं। सो दिस इज समथिंग ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर बात करें इंट्रा लेवल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, अगर बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंट्रा लेवल अप्रोच की, इन हमारा इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, कई बार हो जाता है, मूछें बड़ी होती हैं तो बाल जो हैं वो तंग करते हैं ना, थोड़ा क्लास में डिस्टरबेंस आ जाती है। अभी क्या है कि सारा सेटअप बंद है, पूरा देश भारत बंद है, लॉकडाउन की स्थिति में है, तो हम बार्बर शॉप में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो दाढ़ी बढ़ी हुई है, चेहरे के आप देख रहे हैं कि प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो पा रही है। चलिए, देश एक मुसीबत से जूझ रहा है, हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी मेहनत की तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान देंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि भैया कि किस तरीके का काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
कि एक्स आदमी को ए तरीके का काम दिया गया है, वाई आदमी को बी तरीके का काम दिया गया है, जेड आदमी को सी तरीके का काम दिया गया है, उसको अलग अलग तरीके का काम जब दिया जाता है तो ऐसे में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है तो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा है। देन दूसरे टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देखिए अगर कोई भी डाउट हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक इंडस्ट्री का जो ढांचा है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ढांचा, जो इंडस्ट्री, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं, हाथ जोड़ के करवृत क्षमा चाहूंगा कि अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो स्ट्रक्चर एक इंडस्ट्री का जो ढांचा है, उस ढांचे की वजह से अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है। वो हायरार्की क्या है कि मैनेजमेंट ऊपर हो, वर्कर्स नीचे हो। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फसाद आता है तो वो है स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट। लास्टली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट। ये ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट मुझे अब ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम अब 6 लेक्चर्स आगे आ चुके हैं, 7वां लेक्चर है ये, तो आप सब लोगों को पता है कि ह्यूमन रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं। सिर्फ ब्रश अप करने के लिए आइडिया को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट है वो दो इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसे में ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के दो एम्प्लॉइज के बीच में भी हो सकता है, वर्कर के बीच में हो सकता है, मैनेजमेंट वर्कर के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है जी, कोई डाउट? देखिए थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हैं थोड़ा हौच पौच हो गया है, बट ये नया सेटअप है, नई चीज है। हम हमारे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है जिसमें हम लिखते और रब कर लेते हैं, पर अब स्क्रीन पे ये सारी चीजें रहेंगी। अच्छी बात भी है, थोड़ा देखने को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि क्लास बहुत हैवी चल रही है। कोशिश कीजिए कि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। मेरी भी कोशिश होगी, कोई भी हैवी मटेरियल होगा, जो हैवी कॉन्सेप्ट होगा, मैं लेमैन्स टर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दैट इज नाउ दिस इज ह्यूमन रिलेशन स्कूल, जहां पे दो इंसान आपस में जो उनके संबंध है जो कि गवर्न होते हैं सोसाइटी की वजह से। कि एक इंसान, मान लीजिए एक इंसान, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे एक इंसान जो है शराब पीता है, दूसरा इंसान शराब नहीं पीता है, तो शराब पीने वाला शराब नहीं पीने वाले को कहेगा कि आप भैया शराब पीनी चाहिए, शराब सेहत के लिए अच्छी होती है, वो ऐसा बोल सकता है। सो लेकिन जो शराब नहीं पीता है उसके कई कारण हो सकते हैं कि वो शराब नहीं पीता। ऐसा हो सकता है कि उसके घर में उसके पिता शराब पिया करते थे तो उसकी वजह से वो शराब को नापसंद करता है, क्योंकि शराब पीने की वजह से जो फादर है वो मिसबिहेव करते थे, वो सही तरीके का व्यवहार नहीं रखते थे, जिस वजह से शराब के प्रति एक गलत कह लीजिए कि एक धारणा, एक सोच बन गई है नहीं पीने वाले के मन में। या फिर ऐसा हो सकता है कि शराब को धार्मिक कारणों की वजह से वो इंसान हाथ नहीं लगाता हो। तो ऐसे में जो दो इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, अब देखिए ये जो व्यक्ति शराब पीना पसंद रखता है वो सोसाइटी की वजह से भी हो सकता है कि पसंद करता हो, या उसको टेस्ट अच्छा लग सकता है। देखिए मैं नहीं पीता हूं, मैं वैसे बता रहा हूं, बट अलग से आप ये समझिए कि जो पीता है उसके अपने कारण हो सकते हैं, जो नहीं पीता है उसके अपने अलग कारण हो सकते हैं। एंड इन अलग अलग कारणों की वजह से जब ये दो व्यक्ति आमने सामने अपनी बात रखते हैं तो इनके ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर असर पड़ता है। ये अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भैया शराब पीनी है या नहीं पीनी है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि ह्यूमन रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा। ठीक है जी, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। इनफैक्ट हमारी कोशिश होगी कि एक सेशन, हम लाइव सेशन, एक लिमिटेड, हमारे जो भाई बंधु लोग हैं जिन्होंने हमारा ये कोर्स लिया है उनके लिए एक लाइव, एक प्रीमियर सेशन जिसमें सिर्फ आप लोग आमंत्रित हों, हम लोग उसे भी चलाएंगे, कोशिश रहेगी हमारी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब एक चीज और हमें समझनी होगी कि ये जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का जो स्कूल ऑफ थॉट है, IS लिखा है मैंने, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का अप्रोच जो है, ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहती है कि
कलेक्टिव बार्गेनिंग से हो सकती है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से हो सकती है। किसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस? एनालिसिस किया जाए, समझा जाए कि स्ट्रक्चर क्या है, किसका? सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, यहां पे एमसीक्यू निकल के आता है। सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स की बात जो है वो सिस्टम अप्रोच में नहीं की गई है, सिस्टम अप्रोच में नहीं की गई है। यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछती है, हमने खास ख्याल रखना है। सिस्टम अप्रोच में नहीं की गई है ये अप्रोच, सॉरी ये सिस्टम्स की बात, सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स की बात की गई है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच के अंदर एंड मैन मैनेजमेंट एनालिसिस रिस्पेक्टिवली। नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग के तरीके से, मतलब एक साथ मिलजुल के अपनी बातें जो है सामने रखी जाए। हम कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है उसकी टेक्निकल डिटेल्स में भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है, वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक एज वेल। फिर उसके बाद किसका? सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस होना चाहिए, मतलब एक सोसाइटी के ढांचे में एक वर्कर कहां फिट बैठता है, एक मैनेजमेंट वाला एम्प्लॉयर कहां फिट बैठता है, उसका सोशियोलॉजिकल सिस्टम में कहां रहना है, कहां उसकी एग्जिस्टेंस है, वो पहली। दूसरा, टेक्निकली स्पीकिंग सोसाइटी क्या किसी तरीके से डिवाइडेड है, वो टेक्निक, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि किस तरीके से हायरार्की सेट है, वो आ जाता है टेक्निकल सिस्टम। तो सोशियो टेक्निकल सिस्टम एक चीज, उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस होना चाहिए, देखना चाहिए कि वर्कर किस तरीके से एक मैनेजमेंट या एक एम्प्लॉयर के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे जब इस तरीके की स्टडी की जाती है तो इकोनॉमिक्स में से कैपिटलिज्म पूंजीवाद, सोशलिज्म समाजवाद, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, सोशलिज्म, सोशलिज्म समाजवाद, तो इस तरीके की थॉट्स निकल के आती हैं। ये वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है कि सोसाइटी किस तरीके के सिस्टम में गठी हुई है। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये है एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कि स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा है। कोई डाउट्स अगर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर ये लाइव सेशन होता तो कोशिश होती कि हम साथ के साथ अपने आपके डाउट्स को भी क्लैरिफाई करते। मैन मैनेजमेंट एनालिसिस, देखिए यही एक इशू भी आ जाता है जब हम लाइव सेशन की बात करते हैं। तो लाइव सेशन में हमें थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, बच्चों के साथ के साथ क्लैरिफाई किए जाए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे वीडियोस के ऊपर कि सर मैं जैसे मुझे बता रहे हैं कि सर आप कमेंट्स ज्यादा पढ़ रहे हैं। देखिए मेरा फर्ज बनता है कमेंट्स पढ़ना, बिकॉज बच्चों को मैं क्लास के अंदर नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए मेरे लिए सिर्फ वो कमेंट्स हैं। मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चा सुन रहा है, बच्चे को कोई डाउट है, किसी को कोई भी इशू है, तो वो इश्यूज कमेंट सेक्शन से क्लैरिफाई होते हैं। सो ये एक चीज है जिसमें हम लाइव सेशंस के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम कमेंट्स को साथ के साथ देखते रहें। अभिपीडिया ये चाहता है कि अगर आप घर बैठे बैठे भी हमारे इन सेशंस को सुन रहे हैं तो हमारी ये पूरी कोशिश है, बिकॉज हम इतने सालों से इस फील्ड में हैं, 20 सालों से ये काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों को ऐसा ना लगने दें कि वो घर में एक अलग सेटअप में बैठे हैं। उन्हें ये लगते रहना चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है कि कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन में जब आप क्लासेस में बैठे होते हैं, फिजिकल प्रेजेंस होती है, तो कई बार जबरदस्ती भी ध्यान रहता है। तो ऐसे में हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके का क्वालिटी जो है, दोनों तरीके का एक्सपीरियंस जो है आपको घर बैठे बैठे प्रोवाइड करें। चलिए नेक्स्ट अप इज आउटसाइड द फर्म लेवल। फर्म लेवल से बाहर, फर्म लेवल से बाहर की अगर बात करें, दैट इज कंसर्न विद द कॉन्फ्लिक्ट नॉट रिजॉल्व्ड एट इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से के अंदर अंदर नहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उससे बाहर इमर्ज होकर आ रहा है, वो है आउटसाइड द फर्म लेवल। तो वो एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, फर्म वर्सेस फर्म भी हो सकता है, फर्म वर्सेस फर्म हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर यहाँ कॉर्नर पे लिख रहा हूं। और मान लीजिए एक फर्म का किसी एक एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, या अलग तरीके से किसी भी लेवल पे एक फर्म के बाहर गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है। तो दैट इज आउटसाइड द फर्म लेवल। दिस अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच रिजेक्ट क्या करती है? इट दिस अप्रोच रिजेक्ट्स द स्पेशल एम्फेसिस गिवन टू द रूल डिटर्मिनेशन बाय द
सिस्टम्स एंड ऑक्सफोर्ड मॉडल्स। सिस्टम मॉडल और ऑक्सफोर्ड मॉडल के तहत जो रूल बेस्ड डिटर्मिनेशन है उसको ये नदारत करती है, रिजेक्ट करती है। इन इट्स प्लेस ये सजेस्ट करती है, सजेस्ट भी करती है कोई मेथड। ये सजेस्ट क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। मैं जहां जहां लिख रहा हूं एमसीक्यूज, मेक श्योर आप वो चीज नोट करते रहें, अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें। suggests a method of inquiry which attempts to develop sociological models of conflict। ऐसा आप एक मेथड ऑफ इंक्वायरी करें जिससे पता चले कि कॉन्फ्लिक्ट के मॉडल्स क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे आप देखेंगे तो चर्चा की थी मैनेजमेंट वर्कर, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, वर्कर वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके से आपको सिस्टम्स डिजाइन कर लेने चाहिए, सिस्टम मॉडल बना लेने चाहिए जिस मॉडल में आप कह दें कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट इस मॉडल में जाता है, और जैसा ये मॉडल तय किया है, जिस हिसाब से इस मॉडल में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होनी चाहिए, जिस हिसाब से इसमें सुधार होना चाहिए, इस कॉन्फ्लिक्ट में इस फसाद को दूर करना चाहिए, उसी तरीके से आप इस मॉडल को फॉलो करते हुए जो मॉडल डिजाइन होंगे इस इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच के तहत, उस मॉडल के तहत आप चलिए और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कीजिए। तो ये सजेस्ट भी करता है, पहली चीज। दूसरा, ये जो स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है रूल डिटर्मिनेशन का, कि सिस्टम अप्रोच ने और जो ऑक्सफोर्ड मॉडल है, ऑक्सफोर्ड मॉडल जैसे हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया भी है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई इशू है उससे रिलेटेड, तो हम उसे सॉल्व कर देंगे। ऑक्सफोर्ड मॉडल अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर आप पिछली वीडियोस को साथ के साथ फॉलो करते रहे, मैंने उसकी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड की हुई। तो सिस्टम्स एंड ऑक्सफोर्ड मॉडल, इन दोनों मॉडल्स में जो बात की गई है उसको रिजेक्ट किया है, आउटराइटली क्या किया है, मैं यहां लिख रहा हूं, रिजेक्ट किया है सिस्टम मॉडल और ऑक्सफोर्ड मॉडल को। इसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया। तो मेक श्योर आप इसको एक पॉइंट फॉर्म में लिख लें नाउ। लेकिन एक मेथड भी सजेस्ट क्या किया कि इंक्वायरी होनी चाहिए हर एक कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेशन में जाइए। किसमें जाइए? कॉजेशन, कि हुई तो हुई कैसे, कॉन्फ्लिक्ट आया तो आया कैसे, कारण क्या है, एंड उसके बाद एक मेथड ऑफ इंक्वायरी बनाइए, उसके तहत वेरियस मॉडल्स सेट कीजिए। क्या कीजिए? मॉडल सेट कीजिए। उस मॉडल में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम ये देखेंगे क्या ये ए मॉडल को फिट बैठता है, क्या ये ए मॉडल वाला कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये बी मॉडल वाला कॉन्फ्लिक्ट है। एंड जैसे ही हमें पता चलेगा तो उस मॉडल में डाल देंगे, जैसे 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 फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं उसी तरीके से हम मॉडल में वो कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू पुट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को उसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का एक मेथड ऑफ इंक्वायरी सजेस्ट करता है। चलिए, एक चीज का खास ख्याल रखना है, इट इज आउटराइटली डिफरेंट, अलग है सिस्टम्स अप्रोच से और ऑक्सफोर्ड अप्रोच से। आज हम सिस्टम अप्रोच भी कवर करने वाले हैं एंड एक मॉडल भी डिस्कस करेंगे सिस्टम अप्रोच के तहत। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। इंडस्ट्री क्या है? एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज है फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, अलग है, कलर अलग है, कल्चर अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हैविंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, हर किसी के सोचने समझने की शक्ति अलग है, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, किसी ने बीए की है, किसी ने बीएससी की है, आप में से कुछ लोग बीकॉम वाले हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। अब लोगों के इमोशनल कोशेंट्स, ईक्यू अलग हो सकते हैं, किसी को डांटने पर रोना आ सकता है, किसी को डांटने पर कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। इस तरीके से हर किसी के सेंटिमेंट्स अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौ हत्या पे किसी के सेंटिमेंट्स ज्यादा हर्ट होंगे, किसी के सेंटिमेंट्स कम हर्ट होंगे। लाइक और डिसलाइक अलग हो सकते हैं, किसी को आइसक्रीम पसंद हो सकती है, किसी को आइसक्रीम नहीं पसंद हो सकती। अभी एक हम्बल सजेशन, प्लीज कोई भी अनाप शनाप चीज मत खाइए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। थोड़ा मैसेज भी साथ के साथ चलता रहना चाहिए, सोशल मैसेज है, मान लीजिएगा। चलिए, उसके अलावा आइडियोलॉजीज की बात कीजिए, आइडियोलॉजीज अलग है, एटीट्यूड, एक बिहेवियर, ये इतनी सारी वेरिएशंस हैं। तो एक इंडस्ट्री में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज है। इंडस्ट्री क्या है? एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, और तो कुछ नहीं है, सॉरी, एम्प्लॉइज, यस, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज है। इस वजह से इंडस्ट्री को एज एन सिंगल एंटिटी नहीं, लेकिन एक विविधता में बहुता, वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो
सॉरी, विविधता में एकता, गलत बोल रहा हूं, बहुता बोल दिया, विविधता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, सॉरी, जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी स्कूल जो है वो कहता है कि इंडस्ट्री जो है, जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज से बनते हैं जिनके जात अलग है, रंग अलग है, कल्चर अलग है, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, लाइक्स डिसलाइक्स, इमोशंस, ये सारी चीजें हर किसी की अलग है और इन सब का मिक्सचर करके एक इंडस्ट्री बनती है। ऑल दीज ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर किसी के विविधता की वजह से, हर किसी की डाइवर्सिटी की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट, एक फसाद का कह लीजिए कि जन्म होता है। दैट कॉन्फ्लिक्ट और वो कंपटीशन जो है अमंग मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसके ऊपर फोकस करता है हमारा इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। तो इंडस्ट्री के विद इन, इंडस्ट्री के अंदर ही जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है उसको समझना, एंड उसकी डाइवर्सिटी की वजह से, उसकी विविधता की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉजेशन कैसा है, उनके कारण क्या हैं, उन कारणों के ऊपर फोकस करने की बात करते हैं ये स्कूल ऑफ थॉट। चलिए, अगर वॉइस क्वालिटी में कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अगर सेशन में कोई भी डाउट हो तो हम दोबारा सेशन रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा दिया जाएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप, एक तो आपसी, हर एक इंसान की, एक एक इंडिविजुअल की बीच के बात हो रही है, और दूसरा इंटर ग्रुप, मान लीजिए ये एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप ये है, दो पर्सन, ये तीन लोगों का ग्रुप, ये दो लोगों का ग्रुप। तो इस तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंटर ग्रुप रिलेशंस पोजिंग अ प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बेसिकली इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी जो है वो पर्सनल लेवल पे, मतलब एक व्यक्ति के लेवल पे, और उसके बाद ग्रुप के लेवल पे, चाहे वो ग्रुप फॉर्मल हो, जैसे एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो सकती है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट इंडिया में कहां से आया था, कैसे आया था, अगले एक दो लेक्चर्स के बाद हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मेक श्योर आप उस लेक्चर को ध्यान से देखें, इतनी डिटेल हम कवर करेंगे, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा उस सेशन से बाहर नहीं आने वाला, ये मेरी पक्की गारंटी है, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो डिटेल कवर करें वो डिटेल जो है इतनी हो कि यूपीएससी उससे बाहर सवाल ना पूछे। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको ट्रेड यूनियन से रिलेटेड करवाऊंगा, वो जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस का जो मेरा लेक्चर रहेगा, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस, उसको आपने ना मिस करना है, एंड पूरी कोशिश करनी है कि उसको ध्यान से देखें। एंड अगर कोई डाउट्स है तो उसमें से पूछ लीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछते रहिएगा। उसके अलावा भी अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नाउ इन दो लेवल्स पे, किन दो लेवल्स पे, पर्सनल लेवल पे और ग्रुप के लेवल पे। फॉर्म, हाँ, ग्रुप जो है फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। इनफॉर्मल में मान लीजिए कोई ऐसी यूनियन है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इनफॉर्मल है। जैसे पॉलिटिकल लीनिंग्स की बात कर लीजिए, तो एक तबका ऐसा होता है ऑफिस में जो कह लीजिए कि जो एक रूलिंग पार्टी को फेवर करता है, एक तबका होता है जो रूलिंग पार्टी को फेवर नहीं करता है। तो ये दो तबके, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो इस तरीके से हमने समझना है। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे लेक्चर के अगले पड़ाव में जाने की कोशिश करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बाय दीज सोशल फैक्टर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इनको इग्नोर किया नहीं जा सकता। कारण, फॉर एग्जांपल सोशल फैक्टर्स लाइक वर्कर्स एटीट्यूड, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, कई बार गड़बड़ हो जाती है इस तरीके की, आई एम सॉरी। नाउ मैंने खुद ही बनाई है ये प्रेजेंटेशन, किसी से बनवाई नहीं है, कई बार खुद से ही ये गड़बड़ हो जाती है। एक वर्कर का एटीट्यूड क्या है, सोसाइटी की परसेप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी की परसेप्शन अबाउट ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एम्प्लॉयज क्या रहती है, फिर उसके बाद ग्रेड ए एम्प्लॉयज, फॉर एग्जांपल आप ग्रेड ए एम्प्लॉयज, ग्रेड बी एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड फॉर एग्जांपल ग्रुप ए की बात करें
ग्रुप ए, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इस तरीके से, तो उनका भी एक सोसाइटी में परसेप्शन है, दैट परसेप्शन मैटर्स, एंड उसकी वजह से भी कई फैक्टर्स निकल के आते हैं। उसके बाद वैल्यू सिस्टम क्या है, बड़े बुजुर्गों का मान रखना, उनकी बातें मानना वगैरह वगैरह, ये दिस इज वैल्यू सिस्टम। एंड कस्टम्स, फॉर एग्जांपल विश्वकर्मा डे, दिवाली से अगले दिन, आफ्टर दिवाली, दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा दिवस की पूजा होती है। उस दिन कोई भी उस दिन शस्त्र पूजा होती है, उस दिन आपका सॉरी उस दिन आपके मशीनों की पूजा होती है। एंड जब मशीनों की पूजा होती है उसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ पे भी ये किया जाता था, हमारी पूरी कोशिश होती थी कि हम पूजा करें, जितनी भी मशीन्स हैं हमारे यहाँ, तो उसके ऊपर भी चर्चा हमारी कह लीजिए कि क्लासेस नहीं लगती थी उस दिन, लेकिन हाँ प्रसाद जरूर मिलता था, हलवा खाने को मिलता था। चलिए, हम खाने पीने का शौकीन हूँ, थोड़ा शाकाहारी खाना खाता हूँ, तो इस वजह से लाइट रखने के लिए थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। पर चलिए, लेट्स कम बैक, ट्रेडिशंस की बात की जाए। ट्रेडिशंस, जिस तरीके के हमारे प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, स्टेटस सिंबल्स की अगर बात की जाए, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल फैक्टर्स हैं, सॉरी सोशल फैक्टर्स हैं, और इनका इंपैक्ट रहता है किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज को एक्सेप्ट करना और उसके खिलाफ रेजिस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, थोड़ा रेजिस्टेंस के मामले की बात हो रही है, तो सीएए का एग्जांपल दे देता हूं। तो जैसे सीएए को कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया एंड सीएए को ही कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि एक्सेप्टेंस कैसे हो रही है, ये रिजेक्शन कैसे हो रहा है, ऑल ऑफ दिस थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वंस डिग्री ऑफ टॉलरेंस, कौन कितना टॉलरेट कर सकता है, ऑल हैव गॉट अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे इन सारी की सारी चीजों का, जो चीजें हम जनरली निगलेक्ट कर देते हैं। देखिए, जब आप इस तरीके का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको एक अलग ही इंसाइट जो है निकल के सामने आती है, आपको पता चलता है कि कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंपैक्ट पड़ता है, रादर अलग अलग चीजों का, छोटी छोटी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है इतने बड़े सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए, सोशल फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच के हिसाब से किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अर्बनाइजेशन, जब अर्बनाइजेशन होती है तो अलग तरीके की इंडस्ट्रीज निकल के आती हैं, अलग तरीके की इंडस्ट्रीज जब निकल के आती हैं तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स का यूज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, सिमिलरली लैपटॉप्स का यूज ज्यादा शुरू हो जाएगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें बढ़ोतरी आएगी, इंटरनेट फैसिलिटीज की बात आ जाती है, जैसे मेरा इंटरनेट डाउन था, तो अगर गांव में होता तो शायद आज की डेट में अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं होता, मुझे साइबर कैफे जाना पड़ता। तो उस तरीके की चीजें अगर बात करें तो अर्बनाइजेशन ने भी पूरे इंडस्ट्रियल सेटअप को, पूरे ढांचे को बदला है, एंड उसका असर देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर भी। फिर बात आती है सोशल मोबिलिटी। इन अर्बनाइजेशन का ही एक पहलू है सोशल मोबिलिटी, जिसमें कुछ एक तबके के लोग कोशिश करते हैं कि वो घर से बाहर निकलकर नौकरियों की तलाश में क्या करें, माइग्रेट करें टूवर्ड्स द सिटीज। दिस इज माइग्रेट टूवर्ड्स सिटीज, दिस इज वन एस्पेक्ट, ये एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मोबिलिटी में ये भी आ जाएगा कि कौन सा तबका है जो कि ज्यादा प्रोन है इंडस्ट्रीज में इन्फ्लुएंस पाने को। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी सर्टेन पीपल जिनका इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा दबदबा होगा, ज्यादा, अगर हिंदी में लिखूं, दबदबा होगा, तो उस दबदबे की वजह से कितना मोबिलाइज है एक सोसाइटी, वो भी एक सोशल फैक्टर हो जाता है। तो एक तो माइग्रेशन वाला एस्पेक्ट और दूसरा ये वाला एस्पेक्ट। हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, क्या इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए सिर्फ साइकिल या सड़क या कह लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या बस सर्विस है,
नहीं है तो कैसे चलेगा, एक वर्कर किस तरीके से टाइम पे आपकी इंडस्ट्री में पहुंच पाएगा, फैक्ट्री में पहुंच पाएगा। तो उससे आपके सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग पे असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा किन किन चीजों पे असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर सही समय पे नहीं पहुंच पाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद आप देखिए, जब एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एक पूरी फैक्ट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फिर उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, सैलरीज कम होनी शुरू हो जाएंगी एंड ओवरऑल जीडीपी पे भी असर पड़ सकता है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, यहां से भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ सकता है। इसी तरीके से आपने देखना है, देखिए इन सारे फैक्टर्स के ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस कम हैं। इसके ऊपर सवाल एमसीक्यू नहीं बनता है, लेकिन हमने ये सारा टॉपिक, ये सारी की सारी स्लाइड जो हम देख रहे हैं अभी, ये इसलिए समझनी है क्योंकि एक बार ये समझ ली तो आपको इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच जो है क्लियर हो जाएगी। जब एक बार ये क्लियर हो गई तो आपको सीधे तौर पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अभी पीडिया पूरी कोशिश कर रहा है, वो आपको होनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। आप लोग घर छोड़ के बाहर जाते हैं एंड फिर उस तरीके से व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू वर्क हार्ड। आप कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें घर से बाहर रहते हुए। एंड ऑन सिमिलर लाइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन भी बढ़ता है, आपको बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ती हैं। मैं समझ सकता हूं कि काफी लोग आप में से जो पीजी में रहे होंगे एंड इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जब आप घर वापस गए होंगे तो कितने इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे होंगे। इनफैक्ट जब लॉकडाउन की सिचुएशन से पहले भी पीजी से रिलेटेड एक इशू हो गया था, जहां पे कुछ लोग चंडीगढ़ शहर के अंदर कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी बिकॉज पीजी में जो था वो माहौल जो था वो गलत था। उसमें कह लीजिए कि आग लग गई तो पीजी के अंदर तो जल कर मर गए। तो बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को भी आप समझिए। तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। गैम्बलिंग की आदत हो सकती है, दिवाली वाले दिन लोगों को आदत है शराब पीने की, जुआ खेलने की, प्रोस्टिट्यूशन में जाने की, या किसी और तरीके के सोशल इविल्स। जितने भी देखिए सोशल इविल्स हैं, इन सब के खिलाफ गांधी जी ने मुहिम चलाई थी। गांधी जी ने इन सारे सोशल इविल्स को दूर करने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन सोसाइटी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे तबके रहते हैं एक सोशल इविल्स को जो फॉलो करते हैं। गैम्बलिंग भी रहती है, शराब पीना, प्रोस्टिट्यूशन कह लीजिए, अदर सोशल इविल्स एज वेल। इन सब का इम्पैक्ट भी पड़ता है। मान लीजिए जो एक वर्कर है, अगर वो बहुत ज्यादा शराब पीता है तो रात को उसने शराब पी ली तो वो सुबह कभी भी टाइम पे काम पे नहीं पहुंच पाएगा। एंड अगर पहुंच जाता भी है तब भी बहुत ज्यादा रीजन ये हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस ये बन सकते हैं कि वो प्रोडक्टिविटी अच्छी ना दे। तो इस वजह से पूरे ओवरऑल जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ सकता है, उसकी कैपेसिटी पे फर्क पड़ सकता है एंड एक फैक्ट्री से पूरी जीडीपी पे असर पड़ सकता है, वो भी नीचे आ सकती है। तो उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ सकता है। इस पूरे स्कूल ऑफ थॉट का एक ही चीज के ऊपर फोकस है, कॉज। मैं लिख रहा हूं यहां पे, कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से। इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैव चेंज्ड विद टाइम इन द सोसाइटी। यहां पे सॉरी, यहां ठीक है, चेंज्ड विद द चेंज इन द सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी चेंज हो रहे हैं। द इंडस्ट्रियल वर्कर विच हैड माइग्रेटरी कैरेक्टर, कुछ समय पहले माइग्रेटरी कैरेक्टर हुआ करता था, हैज नाउ स्टेबलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड हैज गॉट एन अर्बन टेस्ट। कुछ समय पहले की बात है कि बाकी प्रांतों से, बाकी राज्यों से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं वहां वर्कर्स माइग्रेट करके जाया करते थे, माइग्रेशन हुआ करती थी। लोग अपना देश, अपना शहर, अपना गांव छोड़ के शहरीकरण की वजह से कह लीजिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कह लीजिए, अपना एरिया, अपना घर छोड़ के वहां जाया करते थे। लेकिन आज क्योंकि समय बदल गया है, ये उस सोसाइटी में अपने आप को ढाल चुके हैं, ये यहां सेटल हो चुके हैं एंड उनका एक अपना अर्बन टेस्ट डेवलप हो गया है। उनको भी पिज्जा बर्गर की आदत हो चुकी है, उनको भी जो है कह लीजिए कि
अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक नॉर्मल टाउन है, जैसे चंडीगढ़ का शहर मान लीजिए जहां पे हम सिचुएटेड हैं, उसके आसपास जैसे जीरकपुर है, उसके आसपास कह लीजिए कि ये नया गांव है, ऐसे ही खुडाली शहर है, ऐसे ही पीजीआई के पीछे का इलाका है न्यू चंडीगढ़, छोटे छोटे ऐसे गांव कस्बे जो हैं, बुड़ैल है, ऐसे छोटे छोटे इलाके जो हैं ये डेवलप कर रहे हैं। ऑल दीज एरियाज आर बीइंग डेवलप्ड, रीजन बीइंग कि ये जो अर्बन टेस्ट है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऑल दीज आर नोन एज सैटेलाइट टाउन्स। ये सैटेलाइट टाउन्स है, जैसे एक सैटेलाइट, एक ध्रुव जो है, एक सैटेलाइट पूरे एक प्लैनेट के आसपास चक्कर काटती है जिस तरीके से, उसी तरीके से ये टाउन्स एक मेजर सेंटर के आसपास डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एंड ये वो टाउन्स हैं जो कि बनाए गए हैं बिकॉज सोसाइटी के अंदर चेंज आया। सोसाइटी में जब चेंज आया तब जाके ये सैटेलाइट टाउन्स इंडस्ट्रियल सेंटर्स के आसपास बनने शुरू हो गए। चलिए, अगर ये डाउट क्लियर हो गया, अगर इसमें कोई इशू नहीं है तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सिस्टम्स अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस दिया जॉन टी डनलप ने। जॉन टी डनलप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके ऊपर सीधे तौर पे ये नाम के ऊपर भी एमसीक्यू बेस्ड सवाल आ सकता है। मेक श्योर आप ये नाम ध्यान में रखें। सिस्टम्स अप्रोच क्या है अभी थोड़ा डिटेल में हम देखने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं आगे। प्रोफेसर जॉन टी डनलप 1958 में इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, जो कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थी जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। उनका जो सिस्टम्स ट्रीटमेंट है, इट डिजर्व्स स्पेशल मेंशन इन द व्यू ऑफ इट्स वाइडर एप्लीकेबिलिटी। ये बहुत वाइड एप्लीकेशन है जो इन्होंने सिस्टम्स अप्रोच हमें दी थी। That systems approach has a very broad and एक वाइड अप्रोच है, वाइड एप्लीकेबिलिटी है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस सिस्टम्स। डायरेक्टली इस बुक के ऊपर भी सवाल आ सकता है कि ये बुक किसने लिखी एंड ये बुक किस अप्रोच के ऊपर है। अप्रोच का नाम नहीं आएगा, रीजन बीइंग ये सिस्टम्स ऑलरेडी है, हाँ, लेकिन बुक का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखी थी। मेक श्योर आपको पता हो, ये लिखी थी जॉन टी डनलप ने। उन्होंने कहा था कि जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है, ये सिस्टम इज अ सब सिस्टम ऑफ वाइडर सोसाइटी और द टोटल सोशल सिस्टम, अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एक्शंस, रिएक्शंस एंड इंटरैक्शंस बिटवीन द पार्टीज। थोड़ा इसको समझते हैं लेमैन्स टर्म में, कि जैसे पूरी एक सोसाइटी है, सोसाइटी इतनी बड़ी मान लीजिए सोसाइटी है ये, उसके अंदर ये एक छोटा सा सब सिस्टम है, ये है IRS, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम इज बेसिकली अ सब सिस्टम। सोसाइटी इतनी बड़ी, उसमें से एक लिमिटेड अप्रोच की अगर बात करें, लिमिटेड एरिया की बात करें, तो वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिस्टम। ठीक है जी, जो कि एक मिक्सचर है, उसमें ट्रेडिशंस आ जाती हैं, कस्टम्स आ जाते हैं, एक्शन, रिएक्शन, इंटरैक्शन, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसको ज्यादा नहीं डिटेल में देखते, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं आज ही के सेशन में। कोई भी अगर आपको डाउट होते हैं कि कस्टम कैसे, एक्शन कैसे, रिएक्शन कैसे, तो हम उसको कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को क्लियर कर दें। वैसे मुझे लगता है कि आपको ये चीज अभी समझ आ गई हो। नाउ आगे थोड़ा चलते हैं एंड देखते हैं कि सिस्टम्स अप्रोच क्या कहता है। अगर जेटी डनलप उनकी डेफिनेशन सुने तो डेफिनेशन कहती है कि IR सिस्टम क्या है, एन IR सिस्टम एन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एट एनी वन टाइम इन इट्स डेवलपमेंट। किसी भी समय जब उसकी डेवलपमेंट को आप स्टडी करेंगे, मान लीजिए अभी 2020 के दशक की अगर बात करें, 2010 से 2020 या 2010 से 2015 या 2015 से 2020, अगर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस की डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, इट इज रिगार्डेड एज कंप्राइज्ड ऑफ सर्टेन एक्टर्स। इसमें कुछ एक्टर्स हैं, इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, किसी एक भाव में, इस किसी एक तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए और उसकी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी रहती है। तो ये एक्टर्स, कॉन्टेक्स्ट, आइडियोलॉजी, मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक्टर्स, कॉन्टेक्स्ट और आइडियोलॉजी। तो ये तीन वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं। ये किससे रिलेटेड हैं? सिस्टम्स अप्रोच से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? सिस्टम्स
अप्रोच से रिलेटेड हैं। एंड किसने दिए? जॉन टी डनलप। जॉन टी डनलप ने हमें ये सिस्टम्स अप्रोच दी। ये तीन सवाल, यही तीन चीजें आपको सवाल में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। मेक श्योर आप ये एक जगह पे नोट कर लें। चलिए, यही तीन चीजें हैं जो कि बाइंड करती हैं, जोड़ के रखती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को टुगेदर। एक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, कॉन्टेक्स्ट अपना रोल प्ले करता है, आइडियोलॉजी रोल प्ले करती है, एंड इन्हीं तीन कारणों से ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एक साथ एकजुट एक ढांचे में बंधा हुआ है। एंड अ बॉडी ऑफ रूल्स, अ बॉडी ऑफ रूल्स। आपको ध्यान होगा, तीन स्लाइड्स पहले हमने बात की थी कि जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच है वो इन्हीं रूल्स को रिजेक्ट करती है। These rules are rejected by industrial sociology approach. Now, लेकिन सिस्टम अप्रोच कहती है एक बॉडी ऑफ रूल्स होना चाहिए क्रिएटेड टू गवर्न। किसके लिए? गवर्न करने के लिए द एक्टर्स एट द वर्क प्लेस एंड वर्क कम्युनिटी। अब एक्टर्स फॉर एग्जांपल कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट हो सकती है, वर्कर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, आईएलओ हो सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे एक्टर्स हो सकते हैं। नाउ there are three sets of independent variables जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, एक्टर्स, कॉन्टेक्स्ट और आइडियोलॉजी। एक हो गए एक्टर्स, फिर हो गए कॉन्टेक्स्ट और फिर होगी आइडियोलॉजी। नाउ पहले बात करते हैं एक्टर्स के बारे में, फिर कॉन्टेक्स्ट और आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। नाउ एक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज हायरार्की ऑफ मैनेजर्स, कि मैनेजर्स ऊपर हैं, वर्कर्स नीचे हैं। हम बहुत बार इस चीज की बात भी कर चुके हैं। देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन सुपरविजन, फॉर एग्जांपल अगर बात करें मैनेजमेंट की जो ट्रेड यूनियन है या वर्कर्स की जो ट्रेड यूनियन है, तो वो लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो उनकी हायरार्की क्या है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, स्ट्रक्चर क्या है, वो चीज। फिर उसके बाद पहले मैनेजर्स की और फिर उसके बाद वर्कर्स की। वर्कर्स में नॉन मैनेजरियल सारे के सारे इंक्लूडेड और उनके जितने भी स्पोक्समैन हैं जो कि आपकी ट्रेड यूनियन को बिलोंग कर सकते हैं। फिर आफ्टर दैट स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंटल एजेंसीज की बात की गई है जो कि एडजुडिकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। स्पेशलाइज्ड प्राइवेट एजेंसीज भी इंक्लूडेड हो सकती हैं क्रिएटेड बाय दी फर्स्ट टू एक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर ने डिसाइड किया कि एक आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 25 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है वो आर्बिट्रेटर्स की बात करता है, उसके अपॉइंटमेंट की भी बात करता है। तो आर्बिट्रेटर अगर आप अपॉइंट करते हैं तो वो एक वकील हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का आपको एक्सपीरियंस है, वो कंपनी लॉ से रिलेटेड जानकारी रखने वाला व्यक्ति हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से रिलेटेड जानकारी रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट करते हैं तो वो प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी आप समझिए कि गवर्नमेंट की भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो सकती है जहां पे आप एडजुडिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए ट्राइब्यूनल्स की, अगर बात की जाए कंसिलिएशन ऑफिसर्स की, सीओज की, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट की तरफ से हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने इनकी प्रोविजंस रखी हुई है। कंसर्न विद वर्कर्स, एंटरप्राइजेस और उनका आपस में क्या संबंध है, तो ये हैं सारे एक्टर्स। एक तो मैनेजमेंट की तरफ से हो गए, दूसरे वर्कर्स की तरफ से हो गए, तीसरा गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से हो गए जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर प्रोफेसर जेटी डनलप की बात करें तो उन्होंने कुछ बातें बोली थी सिस्टम्स अप्रोच में। वो अप्रोच क्या है, किस तरीके से चलनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। An industrial relations framework is designed to be applicable at once to three broad areas of industrial relation experience. तीन एरियाज में, थ्री ब्रॉड एरियाज में आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम्स को अप्लाई करना है। वो कैसे करना है? पहला, विद इन एन एंटरप्राइज, इंडस्ट्री हो चाहे अदर सेगमेंट की बात हो ऑफ अ कंट्री, एंड कंपैरिजन अमंग सच सेक्टर्स, कंपैरिजन भी हो जाए अलग अलग एंटरप्राइजेस के बीच में, और फिर विद इन अ कंट्री, एक देश के अंदर एज अ होल, एंड अ कंपैरिजन अमंग कंट्रीज। मतलब जब आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक एंटरप्राइज की बात करें उसके अंदर, तो उसका कंपैरिजन अलग अलग एंटरप्राइजेस, मतलब एक ई और अलग अलग ईज के बीच में आपका सॉरी
थोड़ी तबीयत नासाज है। मेरी कोशिश है कि मैं अपने जो बुखार है, खांसी जुकाम है, दिस इज नॉट कोरोना वायरस, नहीं हुआ है, कोरोना नहीं है, बट हाँ मेरी कोशिश है कि थोड़े दिनों से थोड़ा बुखार है जिसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट पूरा माहौल ऐसा है, ऐसा तापमान हो रखा है, कुछ एंग्जाइटी हो रही है इस पूरे माहौल के अंदर, जिसकी वजह से सेहत का ख्याल प्रॉपरली रखा नहीं जा पा रहा। नाउ आप टेंशन मत लीजिए, हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को उसका असर ना पहुंचे। एंड इनफैक्ट इसी वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं पिछले कुछ दिनों से, जब आपकी लास्ट क्लास भी जब मैंने ली थी तो वो भी मैंने यहाँ घर बैठ के लेने की कोशिश की थी। इनफैक्ट मेरी पूरी कोशिश थी, मैं पिछले काफी दिनों से अकेडमी भी इसी वजह से नहीं जा पा रहा था, खुद को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से आप किसी एक व्यक्ति का या उससे ज्यादा का नुकसान होना चाहिए। इम्यून सिस्टम किसी का भी वीक नहीं होना चाहिए आज के दौर में। नाउ कंट्री कंट्री के बीच की बात कर लो, जैसे एक एंटरप्राइज एंटरप्राइज के बीच का कंपैरिजन, वैसे ही एक कंट्री, पहले तो एंटरप्राइज के ऊपर फोकस किया और उसका कंपैरिजन कर लिया, फिर उसके बाद एक कंट्री, एक पूरे देश के ऊपर फोकस करके रिलेशंस कैसे चल रहे हैं पूरे देश में ओवरऑल, वो देख लिया, और अलग अलग देशों के बीच में उसका कंपैरिजन कर लिया। और आई आर एज अ टोटैलिटी, ना एक एंटरप्राइज ना एक कंट्री, लेकिन टोटल पूरा का पूरा देश, पूरी दुनिया, वो सारा का सारे दुनिया में छोटा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा वो है, यहाँ पे आपका अफ्रीका आ जाता है, यहाँ हमारा भारत देश आ जाता है, एंड ऐसे करके दिस इज योर वर्ल्ड मैप। यहाँ पे छोटा सा हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। IR as a totality in the course of economic development, ये एक जनरलाइज्ड सिस्टम, ये एक जनरल सिस्टम, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ अप्रोच है, जनरलाइज्ड सिस्टम है। तो इस सिस्टम की भी बात की जेटी डनलप ने। Now, अब बात करते हैं, पहले हमने एक्टर्स की बात की और उसके बाद देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं अलग अलग ब्रॉड एरियाज में काम करते हैं। फ्रेमवर्क क्या है? तीन ब्रॉड एरियाज की हमने बात की, थ्री ब्रॉड एरियाज की बात की हमने, तीन एक्टर्स की भी बात की, तीन तरीके के एक्टर्स कौन है, पिछली स्लाइड में हमने इसकी चर्चा की। अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट? Contexts are the environment in which the actors are interacting with each other at various levels. With each other ये कीवर्ड है, at various levels ये दूसरा कीवर्ड है, and the ideology is their philosophy of IR। पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, फिर आइडियोलॉजी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ये प्लेन एंड सिंपल एग्जाम्पल है, वर्कर वर्कर भी हो सकता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी हो सकता है, लेकिन हम अभी फोकस करेंगे वर्कर मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर वर्कर मैनेजमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग एक्टर्स हो जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो किस एनवायरमेंट के तहत, किस एनवायरमेंट के तहत इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट देता है, वो पीछे से एक प्रारूप देता है, एक एंगल देता है, एक सोचने समझने की शक्ति प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भारत देश के अंदर एक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो वो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो है किस सेटअप में है, कौन, पहली चीज तो कौन से देश, कौन से राज्य के अंदर है, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या वो जो ट्रेड यूनियन है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है, अगर नहीं है तो क्या कारण है, अगर है तो क्या कारण है। तो वो कॉन्टेक्स्ट देके, कॉन्फ्लिक्ट तो आपने समझ लिया, कि फिर ये देखा आपने कि किन एक्टर्स के बीच में है, फिर आपने ये देखना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कारण में एक अलग एंगल देने की कोशिश करते हैं आप, जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। Industrial relations system is an integral and non-separable part of the organizational structure। ये जो systems हैं ये इंटेग्रल हैं। क्या चीज इंटेग्रल है? सिस्टम्स। डनलप ने बोला कि ये जितने भी सिस्टम हैं, चाहे आप एम्प्लॉय का सिस्टम देखें, चाहे एम्प्लॉयर का सिस्टम देखें, फैक्ट्री का सिस्टम देखें या एंटरप्राइज का, फिर उसके बाद एक देश का सिस्टम देखें, फिर पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक सिस्टम देखें, या सोसाइटी एट लार्ज का सिस्टम देखें, ये सारे के सारे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंटेग्रल है, नॉन सेपरेबल पार्ट है एक स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। चाहे आप सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें सोसाइटी के लेवल पे, एंटरप्राइज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें एंटरप्राइज के लेवल पे।
देखिए थोड़ा सा हैवी हो रहा है, आई नो, लेकिन कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स को साथ के साथ क्लियर कर दूं। जैसे आपको मेल्स आती हैं मेरे लेक्चर्स अपलोड की, उसी तरीके से मैसेज और मेल्स आ जाती है मुझे जब भी आप कमेंट डालते हैं। तो कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे मेल्स आएंगी मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाईज भी करता रहूं। इट मे बी कंसीव्ड एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे उसको समझा जा सकता है। एक सिंगल वर्क प्लेस की बात कर लो, इंडस्ट्री की, पूरी इंडस्ट्री की बात कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री में बहुत सारी वर्क प्लेसेस हो सकती हैं। एक ऐसा सेक्शन हो सकता है जहां सिर्फ मैनेजरियल स्टाफ बैठता है, एक सेक्शन ऐसा हो सकता है जहां पे सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है, एक सेक्शन ऐसा हो सकता है जहां पे सिर्फ ग्रुप डी ग्रुप सी के लोग बैठ रहे हैं, क्लरिकल स्टाफ बैठ रहा है। फिर एक कैंटीन मैनेजमेंट वाला एरिया हो सकता है, कैंटीन वाला एरिया हो सकता है, एक ऐसा एरिया हो सकता है जहां स्टाफ की मीटिंग्स होती है। तो इस तरीके से वर्क प्लेस अलग अलग हो सकती है। नाउ इंडस्ट्री के लेवल पे, रीजन के लेवल पे, एक स्टेट के लेवल पे या एक सिटी के लेवल पे, एंड अल्टीमेटली नेशन के लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ पावर इंटरेक्शंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस एट वर्क प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे सिस्टम्स अप्रोच क्या कर रहा है? सिस्टम्स अप्रोच प्लूरलिस्ट अप्रोच के साथ सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है कोशिश? सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है पावर। ये वर्ड पावर, पी फॉर पावर, पी फॉर प्लूरलिस्ट, आपको याद आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लूरलिस्ट वाला लेक्चर दोबारा से देख लो जाके। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ पावर इंटरेक्शंस, कि कैसे पावर जो है पार्टिसिपेंट की मैनेजमेंट में, पार्टिसिपेंट्स मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन एट वर्क प्लेस, मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन और आपस में इनका पार्टिसिपेशन वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से पावर जो है, पावर बैलेंस आउट हो रही है, कैसे पावर एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे इंटरैक्शन हो रही है। ये है कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा, ये है सिस्टम्स अप्रोच का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ अब बात करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में देख लेते हैं। यहां इस स्लाइड से आप नोट्स और इजीली भी बना सकते हैं। ये जानबूझ के इस तरीके से लिखता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। देयर आर 4 इंटररिलेटेड एलिमेंट्स। पहला एक्टर्स है, दूसरा शेयर्ड आइडियोलॉजी है, तीसरा कॉन्टेक्स्ट है, एंड लास्टली रूल्स हैं। तो इन चारों चीजों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक्टर्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, इनफैक्ट प्राइवेट एजेंसीज भी इंक्लूडेड है। उसके बाद मैनेजमेंट, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज की बात की जाए, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की जाए, एंड लास्टली वर्कर्स की बात की जाए। सॉरी, ये यहां पे कवर हो गया, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज यहां पे कवर हो गए। तो ये बी है, यहां पे ये सी पॉइंट होना चाहिए था, मैंने एक साथ लिख दिया, सॉरी, बट हाँ ऐसे रहे। ठीक है जी, चलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आइडियोलॉजी की बात अभी तक हमने की नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, पूरी डिटेल्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बिलीव्स विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर ही जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा फेथ का स्ट्रक्चर है, विच नॉट ओनली डिफाइन द रोल ऑफ ईच एक्टर और ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स, बट एक तो रोल डिफाइन करती हैं आइडियोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल, जो शराब नहीं पीता है उसकी कोशिश क्या होगी कि और लोग भी शराब ना पिए, तो उस तरीके से उसका रोल क्या है उस पूरे सिस्टम के अंदर। एंड ऑल्सो ना सिर्फ एक एक्टर, ग्रुप ऑफ एक्टर्स भी हो सकता है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय दोनों हो सकते हैं, मैनेजमेंट गवर्नमेंट हो सकती है, वर्कर गवर्नमेंट हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स भी हो सकते हैं। बट ऑल्सो डिफाइन क्या, एक और चीज डिफाइन करती है, द व्यू दैट दे हैव ऑफ द रोल ऑफ अदर एक्टर्स इन द सिस्टम। अगर आप मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत इजी कह लीजिए कि एक्सप्लेनेशन है। अगर आप मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो आपकी कोशिश होगी कि आप गवर्नमेंट और आप मैनेजमेंट दोनों के सख्त खिलाफ होंगे, आप उनको नापसंद करते होंगे। तो इस वजह से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से, या मान लीजिए सोशियोलॉजिस्ट अप्रोच है, या सोशलिस्ट सॉरी अप्रोच है, यहाँ ए आएगा, सोशलिस्ट अप्रोच है मान लीजिए। तो अगर सोशलिस्ट अप्रोच है, ऐसे में आपकी सोच ऐसी हो सकती है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोशलिस्ट अप्रोच में आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होना चाहिए फॉर एग्जांपल। तो आपकी आइडियोलॉजी एक्टर्स को
एक्टर्स के रोल को डिफाइन करेगी, और दूसरा वो एक एक्टर दूसरे एक्टर का क्या रोल होना चाहिए उसको भी डिफाइन करती है। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच, इस तरीके से आपने चलना है। आइडियोलॉजी से रिलेटेड आई डोंट थिंक कोई डाउट रह गया होगा। जैसे ही इस तरीके का एग्जांपल आए तो मार्क्सिस्ट अप्रोच इज अ वेरी इजी वे आउट। मार्क्सिस्ट अप्रोच से आप काफी चीजें समझ सकते हैं, एंड मेरी ये कोशिश होती है, इनफैक्ट मेरे लेक्चर्स, अगर आप बाकी लेक्चर्स भी देखेंगे, इवन इन सिविल सर्विसेज यूपीएससी की भी जब मैं तैयारी करवाता हूं, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच को बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है मैंने 20-25 पेजेस के अपने नोट्स कार्ल मार्क्स के ऊपर बनाए हुए हैं। तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है मैं उन नोट्स का पूरा सदुपयोग उठाऊं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, शेयर्ड आइडियोलॉजीज जो है एक सेट ऑफ आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, विच आर हेल्ड बाय द एक्टर्स। एक्टर्स जो हैं इसे पकड़ के रखते हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ते नहीं। इट हेल्प्स टू बाइंड और इंटीग्रेट द सिस्टम टुगेदर। एक आइडियोलॉजी पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करके रखने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिस्टम्स अप्रोच का। यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं, थोड़ा आपने ख्याल रखना है, इस चीज को ध्यान से देख लेना है। एंड अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर कोई भी सवाल जो है गलत होगा। चलिए थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। मूविंग ऑन टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया कि इन्फ्लुएंस और कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द डिसीजंस of the actors which emanate from other parts of the society such as technology, market, budgetary and locus of power। पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मार्केट कैसी है, अगर कैपिटलिस्ट मार्केट है, अगर कंज्यूमरिज्म ज्यादा है, वगैरह वगैरह, मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, बजट एलोकेशन कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी का क्या असर हो रहा है, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये साइंस एंड टेक वाला एनवायरमेंट नहीं है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला एनवायरमेंट नहीं है। ये एनवायरमेंट मतलब हमारे आसपास का क्या माहौल है, वो बनाता है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। एक एक्टर्स जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, उनके उनके कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्टेक्स्ट देता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्टेक्स्ट देता है। एंड लास्टली बात आती है बॉडी ऑफ रूल्स की। तो बॉडी ऑफ रूल्स क्या कहता है? या तो रूल्स हो सकते हैं प्रोसीजरल, जिसमें आपको ये बताया जाए कि पहले आपकी फाइल यहां जाएगी, फिर आपकी फाइल वहां जाएगी, फिर इसके साइन चाहिए, फिर आपको अप्रूवल चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, दैट इज प्रोसीजरल। फिर उसके बाद आता है सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव रूल्स क्या होते हैं? जो बताते हैं, जो डिफाइन करते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, एक सब्सटैंटिव लॉ है, एक सब्सटैंटिव लॉ है। वहीं अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसकी धारा 144 की बात बार बार होती रहती है, 144 जो धारा है, जो कर्फ्यू वाली धारा जिसको आप कहते हैं, वो है प्रोसीजरल। उसमें सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है, तो इस तरीके से वो प्रोसीजरल लॉ है। एंड उसके बाद आती है बात डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स की। उसके बाद आती है बात डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स की, कि किस किस तरीके से, मेथडोलॉजी क्या होगी, क्या होगी मेथडोलॉजी, मतलब तरीका क्या होगा, वे आउट क्या होगा। मेथड क्या होंगे, वे आउट क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, क्या होंगे तरीके एक इंडस्ट्री में को चलाने की। प्रोसीजर नहीं, तरीका, मेथडोलॉजी, उसके पीछे की सोच, वो हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, सारे रूल्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। एंड लास्टली द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क developed by a range of processes and presented in various forms which expresses the terms and natures of the employment relationship। ये काम जो है, आखिरी पॉइंट जो है, ये काम जनरली करती है सरकार, गवर्नमेंट, या फिर कोई और रेगुलेटरी बॉडी काम करती है। दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी फ्रेमवर्क वाली सिचुएशन, जहां पे अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय अ रेंज ऑफ प्रोसेस, अलग अलग तरीके से कैसे रूल्स के तहत इन 2 या 3 या 4 एक्टर्स के बीच में, अलग अलग एक्टर्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है, वो किस फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेट होगा, वो अलग अलग प्रोसेस से चलाया जाता है। तो ये 4 चीजें हो जाती हैं। पहली क्या, एक साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहली चीज है एक्टर्स, दूसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहां आगे पीछे लिखा है लेकिन आपने ऐसे याद रखना है। तीसरी है आइडियोलॉजी, एंड लास्टली रूल्स। ये 4 पिलर्स हैं, जिन 4 पिलर्स के ऊपर सिस्टम्स अप्रोच
सिस्टम्स स्कूल ऑफ थॉट बना हुआ है, गड़ा हुआ है। चलिए, कोई डाउट, कोई इश्यूज के ऊपर, कोई टेंशन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। नाउ अब एक बार क्रिटिसिज्म देख लेते हैं डनलप के सिस्टम्स मॉडल का। सिस्टम्स मॉडल का या डनलप मॉडल का, ये नाम भी आ सकता है एमसीक्यूज में, ये नाम भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होगा, वैसा होगा, लेकिन इसमें कुछ सब्सटैंटिव चीजें लेट डाउन नहीं की। आपने रूल्स की बात की, लेकिन रूल्स जो हैं डिफाइन नहीं किए। रूल्स जो कहें आपने सेट आउट नहीं किया, आपने बना के नहीं रखे सिमिलर फॉर्म। इट लैक्स द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट आउटकम्स, और रिलेशनशिप्स कैसे निकल के आएंगे वो बताने में इसमें कमी रह जाती है। तो कॉजेशन के ऊपर तो ध्यान दिया है ठीक ठाक, लेकिन आउटकम्स के ऊपर, मतलब कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, अगर हिंदी में बात करें तो निष्कर्ष, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे स्पेलिंग गलत नहीं है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा उसकी बात है, उसकी चर्चा जो है सही तरीके से नहीं की गई है। अंडर एस्टिमेट, ये एक सिस्टम्स अप्रोच जो है, इट अंडर एस्टिमेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, कि किसके पास पावर है, मैनेजमेंट के पास है, वर्कर के पास है, ट्रेड यूनियन के पास है, गवर्नमेंट के पास है, या फिर बिल्कुल ही अलग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। इनफैक्ट आप देखेंगे सिस्टम्स अप्रोच में पावर शब्द कहीं पे भी यूज्ड नहीं है। इसी तरीके से आपने याद रखना है एमसीक्यूज के ऊपर में ये सवाल बन सकता है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, करंट इश्यूज से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, करंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज के दौर में जो सिस्टम चलता है, जो आज का दौर चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, उसके ऊपर इसका कोई फोकस नहीं। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन रैपिड डिक्रीज इन यूनियनाइजेशन स्पेशली इन द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेड यूनियंस के अगर हम नंबर्स देखें तो उसमें गिरावट आ रही है, थोड़ी सी उसके अंदर गिरावट आ रही है, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, वो रैपिड डिक्रीज, बहुत तेजी से जो डिक्रीज है, थोड़ी गिरावट कम है लेकिन तेजी से डिक्रीज हो रहा है, हो जो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके ऊपर काम नहीं किया। इनफैक्ट इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये करंट बिल्कुल नहीं है, ये स्टैटिक है, कि ये रुका हुआ है, ये पुराना एक चलता हुआ सिस्टम है, इसके ऊपर अभी 1958 के बाद और काम होना चाहिए था और काम नहीं हुआ। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। चलिए, आज के इस सेशन को हम यहीं पे ही रोकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। इस पूरे कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लुकिंग एट दिस एंटायर सेशन, फॉर लिसनिंग टू मी। कोशिश कीजिए कि इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में घर से बाहर ना निकलें अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा जरूरी हो। पुलिस ऑफिसर्स, मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाले भी थोड़ी एट्रोसिटीज कर रहे हैं, कुछ लोग भी गलत कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के जरूरत से ज्यादा घर से बाहर निकल रहे हैं। तो हम दोनों तबकों की, पुलिस की भी और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे के प्रति सजग हो और थोड़ा सा सेंसिटाइज किया जाए एक दूसरे के प्रति। वो भी इस मुश्किल घड़ी में बाहर खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमें भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, हम मिलते रहेंगे और बेहतर कंटेंट के साथ। अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।